वो आपके साथ डेफिनेशन एक डिस्कस करता है व्हाट इज़ डिसेबलमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि हो सकता है कि आपके पास पेशेंट आया, उसको ना कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक इंजरी हुई, ठीक है, एक कंडीशन थी। शुरू में वो कंडीशन उसको पहले डेवलप होती है। कंडीशन डेवलप होने के बाद उसकी जो बेसिक परफॉर्मेंस है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले उसकी बेसिक परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसके बाद वो अपनी और डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता, नेसेसरी टास्क यानी अपनी एडीएल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म नहीं कर पाता, या फिर एक्सपेक्टेड टास्क यानी जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करी है वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ डिसेबलमेंट प्रोसेस, जो शुरू में किसी भी छोटी मोटी एक्यूट या क्रॉनिक इंजरी से स्टार्ट हुआ था और वो अब इतना फैल के जो है वो आगे आकर क्या हो गया है, इस तरह के लेवल पे पहुंच गया कि पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसलिए जो हमारे पास सबसे पहले मॉडल है दैट इज़ नागिस मॉडल्स ऑफ डिसेबलमेंट, जो है वो 1964 में दिया गया था, जो कि आपको कुछ डिफरेंट स्टेप्स पे बात करता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि एक एक्टिव पैथोलॉजी प्रेजेंट थी। ठीक है, एक्टिव पैथोलॉजी की वो आपको डेफिनेशन बताते हैं कि इंटरप्शन थी, कोई भी ऐसी मसला था जो कि हमारे पास ना नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस के साथ इंटरफेयर कर रहा था। यानी पहली बात उसने किसके ऊपर की, सेलुलर लेवल्स के ऊपर की। ठीक है, उसके बाद आगे उसने कहा कि कोई इम्पेयरमेंट आ रही है, फिर उसके बाद एक्टिव पैथोलॉजी के बाद कोई इम्पेयरमेंट आएगा, और इम्पेयरमेंट जो है वो एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई भी हो सकता है। फिर आपके पास वो कहते हैं कि कुछ फंक्शनल लिमिटेशन थी परफॉर्मेंस ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। देखें, फंक्शनल लिमिटेशन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म या एक इंसान अपने लेवल पर काम नहीं कर पा रहा, यानी उसकी ज़रूरत थी कि वो अपने बालों को कंघी कर सके, लेकिन उसके शोल्डर में कोई इशू था कि वो ओवरहेड मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, तो ये उसकी फंक्शनल लिमिटेशन है जो कि उसके लेवल तक महदूद है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको इन टर्म्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शनल लिमिटेशन है। फंक्शनल लिमिटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या थी कि वो अपने सोशली डिफाइंड रोल्स, मतलब कि जो सोसाइटी ने उसके लिए रोल्स रखे थे, यानी वो आ रहा था अपने ऑफिस जा आ रहा था तो ये उसका रोल था। ठीक है, तो अपने सोशली डिफाइंड रोल्स अगर कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या जो टास्क जो कि एक सोसाइटी उससे डिमांड करती है, या जो इस टास्क जो उसको करने चाहिए वो नहीं कर पा रहा, तो दैट इज़ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो नागिस मॉडल में क्या क्या पहले स्टेप थे। स्टार्टिंग में उसने कहा कि कोई क्या थी, एक्टिव पैथोलॉजी प्रेजेंट थी। ठीक है, एक्टिव पैथोलॉजी थी। एक्टिव पैथोलॉजी हम लोगों ने कहा कि सेलुलर लेवल पे थी, कोई इंटरफेरेंस या इंटरप्शन थी नॉर्मल फंक्शनिंग में। नंबर 2 पे वो आपके पास कहते हैं कि कोई इंपेयरमेंट प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक्टिव पैथोलॉजी के बाद कोई इंपेयरमेंट होगी, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, एनाटॉमिकल भी हो सकती है। उसके बाद फंक्शनल लिमिटेशन थी, यानी पहले इंडिविजुअल को अपने लेवल पर जो है ना वो कुछ फंक्शनल लिमिटेशन देखने को मिली, अपने लेवल पर वो काम नहीं कर पा रहा था। एंड लेटर ऑन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास अगली चीज़ होगी दैट वॉज डिसेबिलिटी, कि उसकी सोसाइटल लेवल पर प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है द WHO ICIDH मॉडल, जो कि कब था, 1964 में दिया गया। इसने आपको एक्टिव पैथोलॉजी को बदल कर इसने उसको कह दिया दिस इज़ अ डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ क्या है, वो कहते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंस आ गया। पहले वो कह रहा था कि नॉर्मल प्रोसेसिंग यानी फिजियोलॉजिकल इशू था, यहाँ पर वो स्ट्रक्चर में भी बात करें, फंक्शन में भी बात करें। डिजीज़ के बाद उसने कह दिया कि यहाँ पर कोई इंपेयरमेंट आ गया। अच्छा, इंपेयरमेंट में क्या आ गया, वो कहते हैं कि कोई भी लॉस था या कोई भी एबनॉर्मेलिटी, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, ये भी हमको समझ आ गया कि इंपेयरमेंट थी। इंपेयरमेंट लॉस ऑफ इंटेग्रिटी किसी भी चीज़ की, एनाटॉमिकल हो सकती है, स्ट्रक्चरल हो सकती है। फिर उसने कहा कि आप आ गई थी, इसके बाद आपको डिसेबिलिटी आ गई थी। डिसेबिलिटी क्या थी कि आप जो है ना वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे विद इन नॉर्मल रेंज। ठीक है, ये डेफिनेशन वही है, बस स्टेप्स डिफरेंट। नेक्स्ट वो कहते हैं डिसेबिलिटी के बाद अगला स्टेज आया था दैट वाज हैंडीकैप। हैंडीकैप में वो क्या कहते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी थी कि आप अपना नॉर्मल रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी जिसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप अपना नॉर्मल रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहे सोसाइटी के अंदर, आपको उसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई है, दैट इज़ हैंडीकैप। थोड़ी सी डेफिनेशन में डिफरेंस है। डिसेबिलिटी में क्या है कि आप अपनी नॉर्मल, और इसमें क्या है कि आप जो है वो नॉर्मल रोल फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो इसने अगला बात क्या कर दी, डिसेबिलिटी के बाद आपके पास यहाँ पर अगली बात क्या आती, दिस इज़ अ हैंडीकैप थिंग। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मॉडल्स हमने पढ़ लिए, नागी मॉडल, एक्टिव पैथोलॉजी, इंपेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन, डिसेबिलिटी, डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, और फिर अल्टीमेटली क्या हो गया था, हैंडीकैप। अब फाइनल वर्जन इन्हीं मॉडल्स की एक मॉडिफिकेशन थी दैट वाज NCMRR। ठीक है, इसमें वो क्या कहते हैं, कोई भी एक्यूट क्रॉनिक जो भी हमारे पास पैथोलॉजी थी, उसके बाद कोई इंपेयरमेंट हुई, डिसेबिलिटी हुई, अगली चीज़ उसने क्या कहती है, हैंडीकैप हो सकता है, और हैंडीकैप होने की वजह से उसको सोसाइटल लिमिटेशन फेस करनी पड़ी, उसने उसका थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया। दैट वाज द नेक्स्ट मॉडल, जो कि इन मॉडल्स की एक मॉडिफिकेशन में फाइनल हुई। नेक्स्ट मॉडल था दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, और यही मॉडल जो है ना जो कि अब भी बेस करता है, दैट इज़ ICF फ्रेमवर्क, बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इसको हम डिस्कस करेंगे।